सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम संस्कृत में जो व्याकरण है उसमें वर्ण विचार और उच्चारण स्थान का अध्ययन करेंगे। वर्ण विचार जो है वो किस प्रकार से है, वर्णमाला उसमें आएगी। और उच्चारण स्थान का मतलब क्या होता है कि जब हम किसी भी वर्ण को बोलते हैं तो उसका उच्चारण करने का स्थान। उच्चारण क्या होता है? उसको बोलना, यानी कि जब हम बोलते हैं तो जीभ हमारे मुंह के जिस हिस्से को छूती है वही उस वर्ण का उच्चारण स्थान होता है। ठीक है, जिस प्रकार से हमने बोला ए जैसे ही हम बोलते हैं तो आवाज़ कहाँ से आती है? सीधे गले से आती है। तो हम कहेंगे उसका उच्चारण स्थान, यानी कि वो जो आवाज़ है वो कहाँ से आई? गले से आई, तो उच्चारण स्थान होगा कंठ होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम उसका उच्चारण स्थान पढ़ेंगे। तो अभी हम सबसे पहले जो है वो वर्णमाला देख लेते हैं, वर्ण विचार शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि संस्कृत भाषा जो है उसमें वर्ण जो है वो कितने प्रकार के हैं। वर्ण जो हैं उसमें वो 3 प्रकार के हैं। कौन कौन से वर्ण हैं? स्वर, व्यंजन और अयोगवाह। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि स्वर क्या है। स्वर जो हैं वो संस्कृत में कितने हैं? 13 हैं। और हमने यहाँ पे 12 लिखे हुए हैं, एक मैं यहाँ पे लिख देती हूँ तो आपको पता लग जाएगा। री जो है ये यहाँ पे री लिखा हुआ है, एक डबल री भी होता है, दीर्घ। ठीक है, जैसे हमने जब भी हम री की मात्रा लगाते हैं, जैसे हमने पृथ्वी अगर हम लिखते हैं तो पे ये री की मात्रा लगाते हैं, तो ये हो गया ह्रस्व री। ठीक है, एक री की मात्रा है। और कभी कभी क्या होता है? डबल री होता है किसी पे। तो ये जब री की ऐसे 2 मात्राएं लग जाती है वो होता है दीर्घ री, यानी कि जो बड़ा है। ठीक है, तो एक दीर्घ री भी होता है। ये री यहाँ पे मैं लिख देती हूँ तो आपको पता लग जाएगा, डबल री। ठीक है, तो अब हम देखते हैं सारे स्वर कौन कौन से हैं। ए, आ, ई, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। इस प्रकार से ये 13 स्वर हैं। तो अब हमें क्या होते हैं? स्वर जो है वो 3 पार्ट में हम बांटेंगे। पहला क्या है? ह्रस्व स्वर होते हैं, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ह्रस्व स्वर। दूसरा होता है दीर्घ स्वर, और तीसरा जो होता है वो होता है मिश्रित स्वर। ठीक है, तीसरा होता है मिश्रित स्वर। तो सबसे पहले हम जो है ह्रस्व स्वर देखते हैं। ह्रस्व स्वर कौन कौन से होते हैं? ह्रस्व स्वर होते हैं जिनको बोलने में केवल एक मात्रा का समय लगता है। जिनको बोलने के में केवल एक मात्रा का समय लगता है, यानी कि वो ह्रस्व स्वर होंगे। जो दीर्घ होंगे उनमें 2 मात्रा का, यानी कि जस्ट डबल समय लगेगा। तो ह्रस्व स्वर जो है वो छांट लेते हैं हम। पहला हमारा होगा ए, फिर होगा ई, उसके बाद होगा ऊ, और उसके बाद होगा री, और होगा लरी। ये 5 जो हैं वो ह्रस्व स्वर हैं। कितने हैं ह्रस्व स्वर? 5 है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं? तो दीर्घ स्वर अगर हम देखें तो वही जो हमने स्वर लिए थे उन्हीं को आप जस्ट डबल कर दीजिए। ठीक है, उन्हीं मात्राओं को आप डबल कर दीजिए। जैसे ए की मात्रा 1 थी तो आप उसको आ कर दीजिए, 2 मात्रा होकर के ए की हो जाएंगी आ। तो पहला आपका हो गया आ। उसके बाद आपका अगला दीर्घ स्वर होगा ई, आप यहाँ लिखेंगे ई। उसके बाद होगा ऊ, तो इसके सामने आप लिख देंगे ऊ। और फिर एक होता है री, डबल री। ठीक है, जिसपे री की 2 मात्राएं होती है, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, आप नोट कर लें। ये होता है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर कितने हो गए? 4 हो गए। ह्रस्व स्वर कितने हो गए? 5 हो गए। यानी कि अब तक हमारे 9 स्वर हो गए ह्रस्व और दीर्घ से। अब हम अगला देखते हैं मिश्रित स्वर। मिश्रित क्या होता है? जो मिलने से मिल करके बनते हैं वो होते हैं मिश्रित स्वर। ठीक है, तो मिश्रित जो स्वर जो है वो 2 स्वरों को से मिल करके बनेंगे। तो आपके जो अंतिम 4 बचते हैं वो होते हैं मिश्रित स्वर। पहला आपका क्या है? ए। ठीक है, तो ए बनता कैसे है? ए बनता है ई और ए को मिला करके। ठीक है, ह्रस्व स्वर आपका कैसे बनता है? ई और ए को मिला करके आपका ह्रस्व जो मिश्रित स्वर बनेगा ए। ठीक है, ए प्लस ई प्लस ए नहीं, ए प्लस ई। अगला आपका ऐ होगा, फिर उसके बाद ओ और औ। ये आपके 4 मिश्रित स्वर हैं, यानी कि 5 ह्रस्व, 4 दीर्घ और 4 ही आपके मिश्रित। ये हो गए टोटल 13 स्वर हो गए। ठीक है, उसके बाद आप जो वर्णमाला है उसमें व्यंजन देखेंगे। व्यंजन आपके कितने हैं? व्यंजन आपके होते हैं 33। ठीक है, अब जो व्यंजन है उनको आप कैसे याद करेंगे, कैसे समझेंगे? एक तो आप याद करिए कि वर्ग होते हैं
5 वर्ग होते हैं। कितने वर्ग होते हैं? वर्ग होते हैं 5, और हर वर्ग में 5 ही वर्ण होते हैं। हर वर्ग में कितने होते हैं? 5 वर्ण होते हैं। तो टोटल वर्ण कितने हो जाएंगे? वर्ग वाले टोटल वर्ण कितने हो जाएंगे? वर्ग 5, पांचों वर्गों में 5-5 वर्ण, तो 5 गुना 5 बराबर 25। तो वर्गीय व्यंजन कितने होंगे आपके? वर्गीय व्यंजन कितने होंगे? 25 होंगे। अब कौन कौन से होंगे वो देखते हैं हम। आपके व्यंजन कहाँ से शुरू होते हैं? स्वर के बाद आपका व्यंजन शुरू होता है कैसे? ठीक है, तो कैसे जब शुरू होता है तो पहले ही वर्ग का नाम होगा कै वर्ग। ठीक है, पहले वर्ग का नाम होगा कै वर्ग, और उस कै वर्ग में आप अगले 5 वर्णों को रख दीजिए। कैसे शुरू करिए और लगातार लाइन में 5 वर्ण जो है वो कै वर्ग में रखिए। जैसे कि यहाँ पे आपका लिखा पहला कै वर्ग। कै वर्ग में पहले 5 वर्ण क, ख, ग, घ और ङ। ठीक है, इस तरह से आ गया। और ग के तुरंत बाद अगला वर्ण कौन सा होता है? च होता है। तो अगले वर्ग का, क्योंकि 5 हम रख चुके हैं, तो अगले वर्ग में फिर हम 5 वर्ण रखेंगे, तो उस वर्ग का नाम आप च पे रखेंगे, तो उस वर्ग का नाम होगा च वर्ग। और फिर इसमें भी आप क्या करिए? च से शुरू करके अगले 5 वर्ण रख दीजिए। तो कौन कौन से होंगे? च होगा आपका, छ होगा, ज, झ और य। ये 5 वर्ण आपके च वर्ग में होंगे। और च वर्ग के तुरंत बाद आप शुरू करेंगे क्या? य के एकदम यहाँ पे अंतिम वर्ण क्या आया? ये आया। च वर्ग का अंतिम वर्ण ये आया, और य के एकदम बाद होता है ट, और जो ट है उसी पे अगले वर्ग का नाम रखिए। क्या नाम होगा आपके अगले वर्ग का? ट वर्ग होगा। यहाँ पे हमने ट वर्ग लिखा हुआ है। उसी ट वर्ग में अगले 5 वर्ण आप रख दीजिए। कौन कौन से होंगे? ट, यहाँ पे लिखा है ठ, ड, ढ और ण। अंतिम वर्ण कौन सा आया? ण आया। और ण के तुरंत बाद क्या होता है? त होता है। तो अगले वर्ग का नाम होगा त से, तो अगले वर्ग का नाम होगा त वर्ग। और फिर वही करिए, त से शुरू करके 5 वर्ण फिर से इसमें रख दीजिए। कौन कौन से 5 वर्ण रखेंगे आप त वर्ग में? त वर्ग में हम रखेंगे त, थ, द, ध और न। अब हमारा अंतिम वर्ग बच गया। न के बाद अगला वर्ण कौन सा होता है? प होता है। तो अगले वर्ग का नाम प से शुरू होगा, प वर्ग। ठीक है, इस प वर्ग में भी आप प से शुरू करके जो 5 वर्ण है वो रखेंगे। कौन कौन से होंगे? प, फ, ब, भ और म। ठीक है, इस प्रकार से आपके वर्गीय व्यंजन हो गए। वर्गीय व्यंजन 25, 5 वर्ग और हर वर्ग में 5 वर्ण, तो टोटल कितने आपके बन गए? 25 बन गए। अब 33 में से 33 में से 25 आपके हो चुके हैं, 8 बच गए हैं। ठीक है, जो 8 बच गए उसमें आप देखिए, एक आपका होता है अंतःस्थ, एक होता है ऊष्म। ठीक है, अंतःस्थ में आते हैं य, र, ल और व। फिर ऊष्म में आते हैं श, स और ह। ठीक है, फिर उसके बाद आपका बच जाता है अयोगवा, अनुस्वार और विसर्ग। अयोगवा जो होता है उसमें क्या क्या आते हैं? अयोगवा में आता है अनुस्वार और विसर्ग। वैसे जो अनुनासिक है वो भी होता है। अनुनासिक जो है आजकल उसका इस्तेमाल बहुत कम हो गया है, अनुनासिक भी होता है। ठीक है, अनुनासिक क्या होता है? एक होता है अनुस्वार। अनुस्वार का मतलब क्या होता है? जब आप बिंदी लगाते हैं किसी भी अक्षर पे, जैसे कि आपका मैं यहाँ पे उदाहरण देती हूँ आपको, संयम। संयम में आप क्या करेंगे? यहाँ पे स पे बिंदी लगाएंगे, अनुस्वार बोलते हैं इस बिंदी को, तो ये होता है अनुस्वार। लेकिन अनुनासिक क्या होता है? अनुनासिक होता है चंद्र बिंदु, जिसका आजकल इस्तेमाल बहुत कम हो गया है। अनुनासिक होता है चंद्र बिंदु। ऐसे चंद्र बिंदु लगाते हैं, जैसे कि हमने लगाया चांद पे चंद्र बिंदु लगा दिया, यहाँ पे चांद पे चंद्र बिंदु लगाया, तो ये होता है अनुनासिक। अगला जो हमारा है वो है विसर्ग। विसर्ग क्या होता है? विसर्ग में हम अक्षर के अंत में 2 बिंदी लगाते हैं। ठीक है, जैसे राम, राम है तो राम के अंत में हमने जैसे ही 2 विसर्ग लगाए, दो बिंदी लगाई, 2 विसर्ग नहीं 2 बिंदी लगाई, इसका नाम है विसर्ग। और इसको आप है से बोलेंगे रामः। क्या बोलेंगे? रामः। और अगर ये नहीं लगी हो तो आप बोलते हैं उसको राम। ठीक है, इस प्रकार से हमने जो है वो स्वर और व्यंजन देख लिए। अब हम इनका उच्चारण स्थान देखते हैं। उच्चारण स्थान के लिए सबसे पहले एक बहुत ही आसान सा तरीका है। अपने उच्चारण स्थान क्या होता है? पूरा उच्चारण मुंह से ही होना होता है। ठीक है, तो उच्चारण स्थान की जहाँ से उच्चारण होगा, यानी कि जीभ जिस हिस्से को छुएगी या आवाज़ जहाँ से आएगी,
तो वो होगा आपका उच्चारण स्थान। तो आप शुरू करिए, जैसे एक बार आप समझने की कोशिश करिए कि सबसे पहले आपके जो मुंह है उसमें सबसे पहले अंदर से शुरू करिए। सबसे पहले क्या होता है, गला होता है, कंठ होता है। कंठ के बाद क्या होता है, आपका तालु होता है। आप ध्यान देंगे बिल्कुल नरम सा हिस्सा जो होता है वो क्या है, उससे आगे कठोर है जो, वो हो गया तालु। उसके बाद तालु के बाद क्या होता है, मूर्धा। मूर्धा क्या होता है, देखिए आप दांत से एकदम पहले लाइनें लगी हुई हैं आपके मुंह में, एकदम दांत से तुरंत पहले जो मुंह के अंदर की तरफ दांतों से पहले संरचना होती है, लाइनें हैं। जीभ लगाएंगे तो आपको पता लग जाएगा, वो उनको बोलते हैं मूर्धा। क्या बोलते हैं उनको, मूर्धा। और फिर वो जो लाइनें खींची हुई उनके बाद अगला हिस्सा जो है वो है दांत, ठीक है। और दांत के बाद आपके होते हैं होठ, और होठ के फिर बाद में होता है नाक होती है बाहर। तो ये जो है इन्हीं से उच्चारण स्थान होगा। शुरू करिए गले से, कि गले से कौन कौन से बोलेंगे। गले के बाद तालु, तालु से कौन से बोलेंगे, मूर्धा से कौन से बोलेंगे अक्षरों का उच्चारण होगा, और दांतों से कौन से अक्षरों का उच्चारण होगा, वर्णों का उच्चारण होगा, फिर होठ से कौन से वर्ण का उच्चारण होगा, और फिर नासिका से कौन से वर्ण का उच्चारण होगा। तो आप उसको जो है वो अच्छे से समझेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे सूत्र लिख दिए हैं, जिसको सूत्र से समझना है सूत्र से समझिए, सूत्र से नहीं समझना तो हमने एक तरीका आपको बता ही दिया कि मुंह की संरचना से भी आप समझ सकते हैं। अगली लाइन में हमने वर्ण लिख दिए कि कौन सा वर्ण होगा इस लाइन में। फिर हमने उच्चारण स्थान लिख दिया कि ये वर्ण जो है किस हिस्से से बोले जाते हैं, और जब वो बोले जाते हैं तो उस वर्ण का नाम क्या हो जाएगा, ठीक है। तो पहले हमने सबसे पहले सूत्र लिखा है यहाँ पे, अकुह विसर्जनीया नाम कंठः। मैं थोड़ा सा इसका अर्थ समझा देती हूँ। अकुह का में क्या हो गया, एक तो पहला ये वर्ण है ए का मतलब हो गया ए और आ। उसके बाद है कु का मतलब हो गया कै वर्ग। अभी हमने आपको बताया था कै वर्ग में 5 वर्ण आएंगे, कौन कौन से, क, ख, ग, घ और ग। ये 5 वर्ण हो गए। यानी कि सबसे पहले हमने क्या देखा, ए आ, और ए आ के बाद हमने देखा क, ख, ग, घ, ग। और वैसे ये लाइन से भी आप वैसे भी समझ सकते हैं कि हमने शुरू के 2 स्वर ले लिए, फिर शुरू के हमने 5 व्यंजन ले लिए, उसके बाद है ले लिया और विसर्ग। वैसे भी आप इनको अगर बोल के देखेंगे, बोल के देखिए एक बार, ए आ क ख ग घ ग ह। अगर आप इन चीज़ों को बोलते हैं तो आवाज़ डायरेक्ट आपके गले से आती है, और गले को कहते हैं कंठ। तो उच्चारण स्थान में हमने लिखा कंठ, और इसका नाम क्या हो जाएगा, कंठः। कंठ है हमने यहाँ पे लिखा। अगर आपको समझ में नहीं आता तो मैं एक बार बता देती हूँ ये कैसे लिखा है। ये है क आधा ण ठ लिखा है यहाँ पे, और ठ पे आप हलंत लगाएंगे, और फिर है यह पूरा, ठीक है, क्योंकि ठ आधा है। तो ठ आधा कभी हम लिख नहीं सकते, तो हमने क्या किया, जैसे ही हम क्या करते हैं इसकी संरचना करते हैं तो यह जो है वो दूसरे स्ट्रक्चर में आ जाता है। इसका मतलब ये होता है कि जो शुरू वाला अक्षर है ठ जो है वो आधा है, ठीक है। अब अगला हम उच्चारण स्थान देखते हैं। कंठ हमने देख लिया, कंठ के बाद आता है नंबर तालु का। अब तालु में क्या आएगा, जैसे हमने शुरू के स्वर ले लिए थे ए आ, अब ए आ के बाद किसका नंबर आता है, ई का आता है। तो इचु यशानाम तालु में पहले सबसे पहले आप लीजिए ई यानी कि दोनों ई आ जाएंगी। फिर आगे लिखा है चू यानी कि च वर्ग आ गया। हमने वर्ग आपको सिखाए थे, ये वर्ग भी नंबर से चल रहे हैं। देखिए आप सबसे पहले देखिए ये भी नंबर से चल रहा है। सबसे पहले आपका कै वर्ग आया, कै वर्ग के बाद च वर्ग, च वर्ग के बाद ट वर्ग, ट वर्ग के बाद तै वर्ग, और तै वर्ग के बाद पै वर्ग। और ठीक है, ये सारे लाइन से ही, उच्चारण स्थान में भी लाइन से आ रहे हैं, और मुंह की संरचना में भी लाइन से ही आ रहे हैं। कंठ तालु मूर्धा, अंदर से बाहर की तरफ चलिए। और वर्गीय जो वर्ग आपको सिखाए गए हैं, कै वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, तै वर्ग और पै वर्ग, ये भी लाइन में है। बहुत आसान है इनको याद करना, ठीक है। उसके बाद आप क्या देखेंगे, इचु येषाणाम तालु में हमने ई का ले लिया, ई, फिर हमने च वर्ग ले लिया, और फिर य शानाम, य और श, ठीक है। इनको आप कैसे बोलेंगे, तालु, तालु से इनका उच्चारण स्थान होगा। आप इनको बोलेंगे तो भी आपकी जीभ जो है वो तालु को छुएगी। आप एक बार उच्चारण करके देखिए, और जब इनको आप बोलेंगे तो इन वर्णों का नाम आप रख देंगे तालव्यः। क्या नाम होगा इनका, तालव्यः। अगला है आपका कंठ तालु। तालु के बाद किसका नंबर आता है, मूर्धा का नंबर आता है। मूर्धा यानी कि जो लाइनें खींची हुई है मुंह के अंदर, तो उसमें कौन कौन से आएंगे, सीधी सी बात है, कै वर्ग, च वर्ग कर लिया, ट वर्ग कर लीजिए। बाप क्या होगा, री टू रैषाणाम, ठीक है, री हो गया। अगला है टू का मतलब ट वर्ग। इस सूत्र में आप देखिए क्या क्या लिखा है, री लिखा है, री का मतलब री,
फिर आगे लिखा है टू यानी कि टे वर्ग पूरा, फिर रे और श, रशा नाम लिखा है, रे और श ये भी हमने यहाँ लिख दिया। यानी कि इन वर्णों का उच्चारण जो है वो किससे होगा, मूर्धा से होगा, और इन वर्णों का नाम होगा मूर्धन्य। ठीक है, अगला आपका मूर्धा के बाद किसका नंबर आता है, दांत का आता है। तो ऋतु लसानाम दंतः। ठीक है, क्या क्या आएगा, ट वर्ग के बाद कौन से वर्ग का नंबर आता है, ट वर्ग के बाद नंबर आता है त वर्ग का। ठीक है, तो त वर्ग तो इसमें आएगा ही। आप सबसे पहले लीजिए लरी, अब बोल के देखिए लरी को, लरी बोलते ही दांत को जीभ छुएगी ही छुएगी। त वर्ग, त वर्ग में कौन कौन से आते हैं, त, थ, द, ध और न। त वर्ग का कोई भी एक वर्ण ऐसा नहीं है जिसमें आप दांत को जीभ को बिना छुए बोल सकें। यानी कि त आप बिना जीभ दांत के लगाए बोल ही नहीं सकते। थ आप बिना दांत के जीभ लगाए बोल ही नहीं सकते, यानी कि दांत को जीभ लगेगी ही लगेगी। अगर आपको कुछ समझ ना आए तो आप क्या करें, अक्षर को बोल के देखें। अगर आप अक्षर का सही उच्चारण कर रहे हैं तो भी आपको उच्चारण स्थान पता लग जाएगा। तो हम क्या कर रहे थे, ऋतु लसानाम दंतः देख रहे थे। लरी त वर्ग के जो 5 वर्ण हैं ल और स, ये जो होंगे ये सारे दांत से उच्चारण होगा इनका, और इनको फिर बोलेंगे दंतः। ठीक है, उसके बाद अगला हम देख लेते हैं उपपद मानिया नाम ओष्ठौ। क्या कहता है, उ और प वर्ग। ठीक है, उ और प वर्ग, उ और प। ठीक है, उ और प वर्ग। प वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं, प, फ, ब, भ, म। आप बोल के देखिए, प, फ, ब, भ, म। सबसे महत्वपूर्ण रोल किसका है इसमें उच्चारण में, होठ का है। ठीक है, किसका है, आप प को बोलिए, फ को बोलिए, ब को बोलिए, बिना होठों को आपस में छुए आप ये अक्षर बोल ही नहीं सकते। तो उच्चारण स्थान होगा ओष्ठ और उनका नाम होगा ओष्ठ्यः। ठीक है, उसके बाद आपने क्या देखा, अभी तक आपने देखा क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। अब आप ये भी देख लीजिए हर वर्ग का अंतिम वर्ण। ठीक है, यानी कि हम होठों तक पहुंच गए थे, कंठ, तालु, मूर्धा, दांत, होठ, और फिर आखिर में हमने बोला था नासिका, यानी कि नाक से किसका उच्चारण होता है। ठीक है, तो नासिका से किस किसका होता है, तो हमने यहाँ पे लिखा है यम गणनानाम नासिका, यानी कि पहला अक्षर क्या है, य, हमने यहाँ पे लिखा है य, फिर है मैं भी लिखा हुआ है, फिर है गै भी लिखा हुआ है, फिर है न और न भी लिखा हुआ है, और आखिर में है न, तो न भी लिखा हुआ है। यानी कि इन 5 का उच्चारण आप करिए, नाक से आवाज आएगी, यानी कि नासिका की आवाज आती है, य, गै, य, न, म। नासिका पे आप देखिए जोर पड़ेगा तो इसका उच्चारण स्थान होगा नासिका, और इन वर्णों का नाम होगा नासिक्यः। उसके बाद अगला जो वर्ण है, जो बच गए वो ले लेते हैं हम। सबसे पहले उनको लेते हैं जो स्वरों में बच गए। तो हमारे जो है वो स्वरों में क्या क्या बच गए थे, ए आई बच गया था, ओ औ। ये सब नंबर से चले हैं, आप अगर इनको फिल करेंगे, इनको सेट करने की कोशिश करेंगे तो सब नंबर से इनका नंबर आया है। तो आपके 4 स्वर बच गए थे, ए आई ओ और औ। तो सबसे पहले आप देखेंगे ए आई को कि ए आई कैसे बोले जाते हैं। तो यहाँ पे सूत्र लिखा, ए दई तो हो कंठ तालु, यानी कि ए आई को कंठ और तालु दोनों से बोलते हैं। ए आई बोल के देखिए, आवाज कंठ से भी आएगी और जीभ तालु को भी छुएगी, ए आई। यानी कि दोनों का रोल होगा, गले का भी होगा और तालु का भी होगा। तो उच्चारण स्थान होगा कंठ तालु और नाम होगा कंठ तालव्यः। उसके बाद आपका कौन सा स्वर बच गया, ओ और औ बच गया। अंत में कौन से स्वर बचते हैं आपके, ओ औ बचते हैं। ओ औ में सूत्र है ओ दौ तो हो कंठ ओष्टम, ओ औ। आप ओ और औ को बोलिए, गले से आवाज आ रही है, होठों की जो बनावट है वो भी चेंज हो रही है, यानी कि होठ का भी अहम रोल है। तो इस वजह से इनका उच्चारण स्थान होगा कंठ और ओष्ठ, और इनका नाम होगा कंठ ओष्ठ्यः। ठीक है, ये सब हो गया, लेकिन हमारा एक वर्ण और बच गया जो हमने यहाँ पे नहीं लिखा है, वो है, आप सोच भी सकते हैं वीडियो को पॉज करके कि कौन सा वर्ण बच गया जिसका उच्चारण स्थान हमने नहीं बताया, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ। वो उच्चारण स्थान है वह। कौन सा उच्चारण स्थान है, उच्चारण स्थान नहीं, वर्ण। वो वर्ण कौन सा है, वह कौन सा वर्ण होगा, वो वह हम वर्ण में लिख देते हैं इसको, वह होगा। ठीक है, और वह को कैसे बोलते हैं, वह को बोलते हैं दंतोष्ठ। ठीक है, वकारस्य दंतोष्ठम। सूत्र क्या होगा इसका, वकारस्य दंतोष्ठम, यानी कि वह को कैसे बोलेंगे, दांत और
होठ से। आप बोलिए वह जैसे ही बोलते हैं तो होठ जो है, होठ और दांत के बीच से हवा निकलती है। हवा कहाँ से निकल रही है? होठ और दांत के बीच से। आप बोलिए वह, दोनों का रोल है, दांत और होठ का। तो इसका उच्चारण स्थान होगा दंत और ओष्ठ। दंत का मतलब दांत, ओष्ठ का मतलब होठ। और इसका जो वर्ण नाम है वो क्या होगा, हम यहाँ पे लिख देते हैं। दंत डैश लगाइए, फिर होगा ओष्ठ, आधा श, ठ पे हलंत और य पे लगाइए अंत में विसर्ग। ये होगा दंत ओष्ठ। ठीक है, इस प्रकार हमने ये वर्ण विचार, वर्णमाला करी और उच्चारण स्थान किए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और इससे संबंधित जो भी सुझाव हैं वो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।